हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। और मेरी ये भी कुछ दिन पहले एक लाइव क्लास आई थी और उस लाइव क्लास में मैंने शेक्सपियर के प्लेस के सोर्सेज बताए थे, जो आपने मुझसे कहा था कि मैडम शेक्सपियर के प्ले के सोर्सेज बता देना। उसके साथ हमने लाइव क्लास में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डिस्कस करे थे। तो मैंने कहा था कि एक वीडियो बना दूंगी, क्योंकि लाइव क्लास में होता क्या है कि अ, एक तो धीमा इतना चलता है ना यूट्यूब, कि मैं बोलती हूँ कुछ घूम के आ जाती हूँ, उसके बाद जो है फिर वो चीज़ जो है मतलब स्टूडेंट्स तक पहुँचती है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ। तो शेक्सपियर के प्ले के सोर्सेज के साथ मैं आपको चीज़ों के बारे में और बता दूंगी। वैसे तो एक बात बताऊँ आपको, शेक्सपियर के प्ले के सोर्सेज तो हर किताब में मिल जाते हैं, मगर फिर भी कोई बात नहीं। तो ठीक है, चलिए मैं अब आप लोगों को शेक्सपियर के प्ले के सोर्सेज बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बता दूं। भाई देखो, अगर आप लोगों को ये लगता है कि पहले तो ये देखो शेक्सपियर के प्लेस के सोर्सेज है। और अब मैं आपको एक बात बताऊंगी। भाई देखो, एक ये बैच है हमारा पाइनियर प्रैक्टिस बैच। 60 टेस्ट इसमें हो चुके हैं, 60। अब 60 टेस्ट को आप लोग खुद जो है देखो, सोचो, 60 टेस्ट है, ठीक है। अब 60 टेस्ट में आप यहाँ पर ये देखिए कि 60 टेस्ट में जो है, अगर हम 60 को, अगर हम मान लीजिए 100 कर देते हैं, ठीक है, किसी में 200 है, तो भाई 60 मिनिमम मैं कह रही हूँ, तो भाई 6000 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए। चलो कुछ रिपीट भी कर देते हैं तो भी। और अभी इसमें मैं और भी बना रही हूँ एक्स्ट्रा एज क्वेश्चंस और पता नहीं क्या क्या। तो ये मान के चल लो कि ये जो है ना, एक ये दो तरीके का बैच है। एक 1599 का है जिसमें किताब नहीं है, पाथ टू विक्ट्री। एक 1899 का। भैया एक बात है, तुम कोई भी प्रैक्टिस सेट बाजार से खरीदते हो ना, 300-400 रुपए से कम का नहीं आता। अब 300-400 रुपए में किसी में 20 टेस्ट होते हैं, किसी में, और रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है ना? झूठ तो नहीं बोल रही, रिपीटिशन बहुत होता है। कि आप लाए कोई टेस्ट पेपर आपने लिया, उसमें होता क्या है कि 10 में तो 10 पे टेस्ट पेपर तो जो है वो प्रीवियस ईयर होते हैं। 10 टेस्ट पेपर में 125 क्वेश्चन, तो 10 में 125 वहाँ लगा लो कितने हो गए, है ना? कि अगर भाई 125 क्वेश्चन के अगर आपने जो है 10 टेस्ट पेपर आप कर रहे हो, 10 तो आपके वही हो गए कि प्रीवियस ईयर हो गए। अब वो जो 125 कर रहा हो उसमें भी प्रीवियस ईयर रिपीट हो जाएंगे, ठीक है जी। अब चलो आपने एक और खरीद लिया, 200-250 रुपए का एक और खरीद लाए, एक और खरीद लाए। आप खुद देखना रिपीटिशन कितना होता है। अब मेरे वाले पेपर्स में बात यह है कि कई बार तो क्वेश्चन ना मैं पूरा पढ़ती हूँ, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करती हूँ, प्रीवियस ईयर भी लेती हूँ, लेकिन वो ये नहीं कि रिपीटिशन चल रही है। हर टेस्ट पेपर में रिपीटिशन रिपीटिशन, प्रीवियस ईयर, हर 10 टेस्ट के बाद वो चीज़ रिपीट हो गई, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों को, आप ये सोचिए कि 300-400-500 रुपए का, मतलब मैं खुद ये मानती हूँ कि ये 1599 और 1899 में बहुत सारा ज्ञान दे रही हूँ मैं लोगों को। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार मुझे लगता भी है यार कोर्स की फीस मैंने बहुत कम रख रखी है, तो कई बार चीज़ें जो होती है ना, जिन लोगों ने तैयारी अच्छी करनी रखी होती है मगर इन बैच को खरीद लेते हैं ना, तो उनको वाकई में परेशानी भी हो जाती है। क्योंकि वो जहाँ से पढ़ पढ़ कर आए हुए होते हैं ना, तो उनको वो ग्रामर के क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है, वो लिटरेचर के क्वेश्चन समझने में दिक्कत होती है। तो मैं फिर कहती हूँ कि भैया अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, ठीक है। तो देखो बात यह है कि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। अगर आपने मेरी लाइव क्लास देखी होगी ना, तो भी मैं उसमें भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात करती हूँ। तो अगर आप कोई प्रैक्टिस सेट खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो आपको उसमें भी जो है ना, आपको उसमें आप कम से कम ना, एक चीज़ है, हमारे यहाँ पर आकर ना कोई भी स्टूडेंट अगर ये बोलता ना फीस बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा। आप नहीं खरीद पा रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, वो चीज़ ठीक है, आप अपने विचार अपने तक रखिए। वो हमारे तक इसलिए मत लाइए भैया, जीएसटी जो है वो इंग्लिश सूत्रा पे करता है, ठीक है। उसके बाद जो ऐप का कमीशन है वो भी देता है। उसके बाद हम आपको नोट्स जो है वो पूरे प्रिंटेड फॉर्म में, इस तरीके के जो है ना नोट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के पास जाते हैं, ऐसे स्पायरल फॉर्म में 4-5 ये जाती हैं। अब भैया वो तो लेता ही है ना, जो ये निकालते हैं भाई, जो प्रिंट आउट्स निकालते हैं, जो स्पायरल करते हैं, जो कुरियर चार्जेस जाते हैं, वो सब हम ही तो देते हैं। अब उसके बाद जो भाई थोड़ा बहुत जो बचता है वो है, बाकी तो और इससे किसी को इतनी बढ़िया नौकरी अगर मिल जाती है, तो ये भी सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है महंगा है, तो अपने विचार अपने तक रखिए, ठीक है। मैं तो यही मानती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो खरीद लीजिए।
इसके लिए करना क्या है कि ऐप पर आना है, ऐप को देखना है, और ऐप पे अगर आपकी पसंद का कोई कोर्स मिलता है तो उसे ले लेना है। नहीं पसंद आ रहा, ऐप उसी समय उड़ा के मारो, खत्म करो, रखनी ही नहीं कोई जिंदगी में प्रॉब्लम, और अगर पसंद आए तो ले लो। बात ये है, इतनी छोटी सी बात होती है, बात खत्म। ठीक है, ये है। इसके बाद अगर आप ऐप पर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक पाथ टू विक्ट्री नाम की किताब है, वो मेरी लिखी हुई है, लेकिन वो इस पे नहीं है, वो उसके लिए पर्सनली कॉल करना होता है, तब वो बुक जो है वो उसके पैसे जो है वो इंग्लिश सूत्रा वाले सर जो है वो लेते हैं, और तब आपको बुक जो है कुरियर करवाई जाती है। ठीक है, तो चलो ये तो हुई बात यहाँ तक। अब मैं आप लोगों को, आप सबसे पहले क्या करो ना, ऐप डाउनलोड करके बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप डाउनलोड करने के साथ ही आप जो है स्टोर में जाकर इंग्लिश सूत्रा में अगर आपकी पसंद का कोई चीज़ जो है दिख रही है तो आप देख सकते हैं। चलिए मैं जो है यहाँ से मैंने ना उस दिन जो करवाए थे 5 करवा दिए थे, मेजर फॉर मेजर तक करवा दिए थे। अब मुझे जो है ना मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर से जो है वो करवाना है, जो ये सोर्सेज है। मैं पहले कॉमेडी वाले सोर्सेज जो है वो लेके चल रही हूँ। तो मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये भैया सारे कॉमेडी प्लेज अभी कॉमेडीज चल रही है, मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर है। तो ये जो मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। ये जो है अडेप्टेड फ्रॉम पेक्रोन, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बाय फ्लोरेंटिनो। तो ये ना एक ये जो है ये अडेप्टेशन थी, ये पेक्रोन से लिया गया था। इसके अलावा विलियम पेंटर्स पैलेस ऑफ प्लेजर, यहाँ से भी इसका सोर्स जो है ना वो पेक्रोन है। इसके अलावा विलियम पेंटर्स पैलेस ऑफ प्लेजर भी है, जो एक इटालियन स्टोरी थी, जो ये भी जियोवनी फ्लोरेंटिनो की है। अब इस प्ले की खास बात क्या है मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर की? पहली बात, इसे कहा जाता है कि क्वीन एलिजाबेथ ने विलियम शेक्सपियर से ये कहा था कि आई वांट टू सी फॉल्स्टॉफ इन लव। तो पहली बात तो इसमें फॉल्स्टॉफ को एक कैरिकेचर के रूप में दिखाया गया। तो पहली बात तो फॉल्स्टॉफ को कैरिकेचर के रूप में दिखाया गया है। अब कैरिकेचर क्या होता है कि किसी के फॉल्स्टॉफ हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ कैरिकेचर। तो फॉल्स्टॉफ कैरिकेचर का मतलब है किसी के जो व्यक्तित्व के जो कोई भी पहलू है उसे बहुत बड़ा चढ़ा के बताना। तो फॉल्स्टॉफ है, इसमें हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में है, और फॉल्स्टॉफ में, जिसमें वो एक मेजर कैरेक्टर के रूप में आया। 3 प्लेज है, ठीक है, और हिस्ट्री प्लेज में पहले है, इसमें बाद में। इसके अलावा ये मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ के बारे में बताता हुआ प्ले है। किसके बारे में बताता है? मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं, सबको पता हुआ है, मेरा काम है बताना, इसलिए मैं बताती रहती हूँ। मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ, ठीक है जी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि मैडम ने अभी तक कोई वीडियो जो है वो 38,000 वैकेंसीज का जो आ रहा है उस पर क्यों नहीं बनाया? तो भाई मैं एक चीज़ मानती हूँ, यूट्यूब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और सबसे पहले यूट्यूब से मैंने क्या चीज़ जो है सबसे ज़्यादा कमाई है? विश्वास यूट्यूब पे। तो लोग मेरे पे ना विश्वास बहुत करते हैं, कहते हैं कि भाई अगर इन्होंने कोई बात कही है तो सही ही होगी, ऐसा लोग मानते हैं, और मैं भी इस चीज़ में यकीन रखती हूँ। तो भैया जब तक किसी चीज़ की कोई ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं हो जाएगी ना कि हाँ भाई ये खबर रियल है, ऐसा होने वाला, देखो भाई बहुत अच्छी खबर है, 2025 के शुरुआत में है कि 38,000 वैकेंसीज जो हैं वो आने वाली हैं, जिसमें से 3,500 आप प्राइमरी की निकाल लीजिए, तो जो है बाकी बची हुई टीजीटी एंड पीजीटी की आनी है, यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो भगवान करे सब लोग सोचिए कि ऐसा ही हो, मगर बात यह है कि पहले इस बात को, इस न्यूज़ को कंफर्म होने दीजिए, तब उस पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, बैच भी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है पहले उसके लिए पहले वो कंफर्म हो जान दीजिए, ठीक है? क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि अभी जो वैकेंसी आने वाली है अभी कुछ अता पता नहीं है, तो पहले ही लोगों का दिमाग की एक पता, सबसे पहले दिमाग में इंसान के क्या आ जाता है? चल भाई इसमें नहीं हुआ तो दूसरे में कर लेंगे, वो वाली चीज़ नहीं। आप अपने आप को पूरी तरीके से लगा दीजिए कि हमें जो ये एग्ज़ाम होना है फिलहाल, उसमें अपने आप को पूरी तरीके से अपना 100% देना है। जो आगे आएगा वो तो आएगा ही, उसमें क्या हुआ है। नेक्स्ट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में अगर हम बात करें तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जब शेक्सपियर ने इस प्ले को लिखा था तो उन्होंने तो इसे कॉमेडी में ही माना था, लेकिन बाद में चूंकि एक तो हमें इसमें देखने को क्या मिलता है? एंटी सेमिटिज्म देखने को मिलता है।
एंटीसेमिटिज्म ज्यूज के अगेंस्ट इसमें जो है वो पूरा जो प्ले है इट इज अगेंस्ट ज्यूज, ज्यूज के अगेंस्ट है तो एंटीसेमिटिज्म देखने को मिलता है। दूसरी बात, मर्चेंट ऑफ वेनिस को आज जो माना जाता है वो ट्रेजिक कॉमेडीज में माना जाता है या डार्क कॉमेडी में मान सकते हैं आप ट्रेजिक, क्योंकि बिकॉज इट हैज द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी एज वेल। भाई शायलॉक के साथ तो हुआ ही ना। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो जो माना जाता है कि ये एंटीसेमिटिज्म आज इसे ट्रेजिक कॉमेडी में माना जाता है। इवन 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें भी इसे ट्रेजिक कॉमेडी में ही लिया गया था, मतलब आयोग ने जो माना था। तो सोर्स है इसका द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द फोर्थ डे इन पेकरोन जियोवनी फ्लोरेंटिनोज कलेक्शन ऑफ टेल, यानी कि ये भी जियोवनी फ्लोरेंटिनो के कलेक्शन ऑफ टेल से लिया गया है। जो इससे पहले जो वर्क था मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर, जियोवनी फ्लोरेंटिनो का कलेक्शन ऑफ टेल्स, वही इसका भी है। और इसके अलावा गेस्टा रोमानरम जो है वहाँ से इसकी जो स्टोरी है, मतलब इसका एज सच वो नहीं है लेकिन जो है वो इसको लिया गया। अब एक आपको इसके बारे में एक पॉइंट और बताती हूँ। ये कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका एक अडेप्टेशन है कि हिंदी में इसका अडेप्टेशन है दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु जो है वो इसका हिंदी में मतलब दुर्लभ बंधु जो है इसका अडेप्टेशन है, इंडियन वर्जन है, इंडियन अडेप्टेशन है। किसने लिखा है? तो किसने लिखा है ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस को। हु ट्रांसलेटेड मर्चेंट ऑफ वेनिस एज दुर्लभ बंधु, हु ट्रांसलेटेड मर्चेंट ऑफ वेनिस एज दुर्लभ बंधु, एंड दैट इज भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये वर्क है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे ट्रांसलेट करा है दुर्लभ बंधु के नाम से। इसको ये कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था। मर्चेंट ऑफ वेनिस को ट्रांसलेट करा है दैट इज दुर्लभ बंधु। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वर्क है हमारा अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। और इसका मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है एन अल्यूजन टू स्पेंसर्स एपिथेलेमियन रेफरेंस फ्रॉम ओविड एंड ओबेरॉन्स मेडिवल रोमांसेस हाउस ऑफ बर्डक्स एंड मतलब ये ना थोड़ा थोड़ा हर जगह से लिया गया है, मतलब पूरा इसका सोर्स जो है वो कोई एक नहीं है। स्पेंसर के एपिथेलेमियन से लिया गया है, ओविड के ओबेरॉन्स रेफरेंस फ्रॉम ओविड एंड ओबेरॉन्स मेडिवल रोमांस, और गोल्डन जो है वो एस से भी लिया गया है, चौसर के नाइट्स टेल से भी लिया गया है जिसमें हिप्पोलाइटा और उसका जो वर्णन किया गया है वो जो है चौसर के नाइट्स टेल से लिया गया, लेकिन कोई एक सोर्स इसका नहीं है। तो जो आपका मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक ऐसा प्ले है जिसमें जो कि जिसमें जो एक सुपरनैचुरल एलिमेंट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। और ये जो प्ले है एक लाइट हार्टेड जो है वो कॉमेडी है, और जिसे कहना चाहिए कि एक इसका जो थीम है वो सेक्सुअल पॉसेसिवनेस भी इसकी जो है वो थीम है। दैट इज ऑल्सो, जैसे ऑथलो की सेक्सुअल जेलसी जो है वो थीम है, इसकी सेक्सुअल पॉसेसिवनेस भी इसकी एक थीम, वन ऑफ द थीम्स जो है वो इसकी है। तो मिडसमर नाइट्स का आप ले सकते हैं। वैसे तो ये ओरिजिनल प्लेस में से आता है, थोड़ा थोड़ा जैसे किसी का नाम ले लिया, थीसियस एंड हिप्पोलाइटा का नाम ले लिया तो वो चौसर के नाइट्स टेल से है, और स्पेंसर के एपिथेलेमियन का सोर्स है, ओविड से लिया गया है, तो इसका एक सोर्स नहीं है। मच अडो अबाउट नथिंग, ये जो शेक्सपियर का प्ले है मच अडो अबाउट नथिंग, ये दिस प्ले, इसमें जो है ना बेसिकली ये जो प्ले है इसमें ये जो माना जाता है कि ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। दिस इज ऑल्सो कॉमेडी ऑफ मैनर, ठीक है जी। और बिना बात की बात का पतंगड़ बताना, और ये मैंने अपनी लाइव क्लास में बताया भी गया था कि इसका जो है ये मच अडो अबाउट नथिंग के बारे में कोई क्वेश्चन था इससे संबंधित। तो मच अडो अबाउट नथिंग जो है वो मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना, कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसे हम कह सकते हैं। और ये लिया गया है ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, अ नॉवल बाय इटालियन ऑथर एरिस्टो। ऑरलैंडो फ्यूरियोसो इसका सोर्स है, किसके द्वारा? एरिस्टो के द्वारा, ये जो इटालियन राइटर हैं उनके द्वारा। ऑरलैंडो फ्यूरियोसो बाय एरिस्टो। टेमिंग ऑफ द श्रू,
टेमिंग ऑफ द श्रू जो है, जिसकी आप लोगों ने एक ये मतलब जब ये ना ये वर्क लिखा गया था तब ये एक कॉमेडी थी, एक लाइट हार्टेड कॉमेडी, मगर आज इसको जो है ना वो एंटी फेमिनिस्टिक व्यू से देखा जाता है, बिकॉज इसमें औरतों का बहुत मजाक उड़ाया गया है। और ये जो टेमिंग ऑफ द श्रू है, इसका जो इसके बारे में मैं भी आपको एक थोड़ा सा बताना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें एक इंडक्शन सीन है, तो जिसमें जो है जो एक व्यक्ति है और टिंकर है, उसको एक नाइट जो वो शराब के नशे में पड़ा है और उसको एक प्ले दिखाया जा रहा, फिर प्ले शुरू होता है, तो एक इंडक्शन सीन है। तो जो वो इंडक्शन सीन है ना, उसका जो सोर्स है, जो इंडक्शन सीन है उसका जो सोर्स है वो है द अरेबियन नाइट्स। द अरेबियन नाइट्स जो है वो इंडक्शन सीन का, और बाकी एक सब प्लॉट के लिए जॉर्ज गिस्कोइग्ने का सपोजिटी जो है, जॉर्ज गिस्कोइग्ने का सपोजेस है, वो भी एक सब प्लॉट के लिए है, और बाकी पूरे उसके लिए नहीं है। तो टेमिंग ऑफ द श्रू इंडक्शन के लिए सीन का जो सोर्स है दैट इज द अरेबियन नाइट, और बाकी प्ले के सब प्लॉट के लिए गिस्कोइग्ने का सपोजेस है। उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट ट्वेल्थ नाइट, ये जो शेक्सपियर का प्ले है ये बहुत ही लाइट हार्टेड जो है वो कॉमेडी है, और ये जो प्ले जो है ट्वेल्थ नाइट, इसका जो सोर्स है स्टोरी ऑफ एपोलोनियस एंड सिला इन बार्नबास रिच फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। तो ट्वेल्थ नाइट का जो है स्टोरी ऑफ एपोलोनियस एंड सिला, एपोलोनियस एंड सिला के से इसका ट्वेल्थ नाइट का जो टाइटल है वो लिया गया है। और ट्वेल्थ नाइट एक बहुत ही जैसे क्रिसमस की फेस्टिविटीज़ के दौरान लिखी हुई और बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी है। सोर्स इज एपोलोनियस एंड सिला। ठीक है जी। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है ये, दैट इज टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, इसकी जो सोर्स है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की, एंड दैट इज पहली बात ये जो है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का जो सोर्स, पहले हम सोर्स ही ले लेते हैं। स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स एंड फेलिसमिना इन डायना एनामोरेटा बाय जॉर्ज दी मोनमेयर। ये टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना का सोर्स है कि डॉन फेलिक्स और फेलिसमिना की कहानी जो है वो बताई गई है, और ये इसका सोर्स है। अब पता है कई बार क्या होता है ना कि सोर्सेज जो होते हैं ना वो याद करने बड़े भारी हो जाते हैं, तो आप लोग अगर इनको एक बार कहीं लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो है ये भी उनके अर्ली कॉमेडीज में से एक है, और ये कॉमेडी है, और इसका जो वेरोना और मिलान में जो है इसकी सेटिंग्स जो दिखाई गई हैं वेरोना और मिलान है। और एक इसकी बहुत ही फेमस लाइन है, ये है लव इज लाइक अ चाइल्ड दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही कैन कम बाय। तो ये है कि लव इज लाइक अ चाइल्ड दैट लॉन्ग्स फॉर एवरीथिंग दैट ही कैन कम बाय, कि बच्चे की तरह जो चीज़ दिख जाती है वो चाहिए। तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना जो इसका जॉनरा है दैट्स कॉमेडी, और सोर्स है स्टोरी ऑफ डॉन फेलिक्स। तो इतना थोड़ा बहुत भी अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हुए हमारे अब हम लोग बात करेंगे शेक्सपियर की ट्रेजेडीज की। तो बात करते हैं सबसे पहले टाइटस एंड्रोनिकस की। भाई देखो बहुत ही खतरनाक जो है, ये एक बहुत ही खतरनाक जो ट्रेजेडीज में है, ट्रेजेडी ऑफ ब्लड है। टाइटस एंड्रोनिकस जो है इसका जो सोर्स है कोई मेजर सोर्स नहीं है, शेक्सपियर की अर्ली ट्रेजेडीज में से एक है, यूरिपिडस का हेकुबा या सेनेका। एक्चुअली जो
एलिजाबेथन राइटर्स थे वो ग्रीक राइटर्स से नहीं, रोमन राइटर्स से बहुत प्रभावित थे। तो वो सेनेका से बहुत प्रभावित थे जब वो ट्रेजेडीज लिखा करते थे। ठीक है, तो सेनेका के किसके लिए प्रसिद्ध थे? वो ब्लड ट्रेजेडीज लिखते थे। तो सेनेका के थेस्टिस एंड ट्रोड्स से ये प्रभावित होकर लिखी गई है। इसके अलावा यूरिपिडस का हेकुबा जो है वो इसका एक वन ऑफ द सोर्सेज है। कोई नो मेजर सोर्सेज जो है इसमें नहीं है। हाँ, ओविड का मेटामॉर्फोसिस भी इसका एक वन ऑफ द सोर्सेज लिया जा सकता है। और वो कहाँ पर है कि जब जो है उसकी जीभ काट दी जाती है, तो ओविड के मेटामॉर्फोसिस से भी इसको लिया गया है। ठीक है, लविनिया की जीभ काट दी जाती है। और क्या बताना चाह रही थी मैं? और ऐसे ही एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया भी था, और वो मैं आप लोगों को, मैं 1 मिनट में ढूंढना चाह रही हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो। अभी मिल नहीं रहा है वैसे मुझे। एक क्या था, कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग से क्वेश्चन स्लिप हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है जो वर्क है वो है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट जिसे कहा जाता है कि इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस है। क्यों माना जाता है इसे ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस? क्योंकि इसमें कोई विलन एज सच नहीं है जिसके ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से ट्रेजेडी हुई हो। तो ये आर्थर ब्रुक की पोएम है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट। इसमें एक बहुत ही फेमस जो है वो है माई लाइफ इज माई फोर्स जेट या स्टार क्रॉस लवर्स। इसमें एक फ्रेज ये भी यूज होता है, स्टार क्रॉस लवर्स। तो ये जो है जो प्ले की एक फोरबोर्डिंग टोन जो है वो बताता है। तो रोमियो एंड जूलियट है, आर्थर ब्रुक की पोएम है, दैट इज द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट, वो इसका सोर्स है। इसके बाद ये इनके रोमन प्लेज हैं। रोमन प्लेज उनके कौन कौन से हैं? जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरियोलानस जो हैं वो उनके जो इनके रोमन प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के। और यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले हम जूलियस सीजर के बारे में बात करते हैं। तो जो उनके रोमन प्लेज हैं उनका जो सोर्स है वो एक ही है, नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स। चाहे वो हम जूलियस सीजर की बात करें, चाहे हम एंटनी एंड क्लियोपेट्रा की बात करें या कोरियोलानस की, नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स, जिसमें उन्होंने रोमन्स एंड ग्रीक्स के बायोग्राफीज जो हैं वो ली है। तो जो एमिनेंट रोमन्स एंड ग्रीक्स थे, तो जूलियस सीजर का सोर्स है नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइव्स, जिसके बारे में ये कहा जाता है। एक जूलियस सीजर इसलिए भी याद रखने लायक, मतलब इस प्ले को आप वैसे भी याद रख सकते हैं कि जब 1599 में ग्लोब थिएटर बन के तैयार हुआ था, तो सबसे पहला होने वाला प्ले उसमें जो है वो जूलियस सीजर था। ऐसा कहा जाता है कि जूलियस सीजर वो पहला प्ले था जो ग्लोब थिएटर में हुआ था। ठीक है जी। तो इसके बाद ये एक, तो ये एक ट्रेजेडी है। इसकी एक खास बात ये भी है कि इसका हीरो, मतलब जिसके नाम पर ये प्ले है वो हीरो नहीं है इसका। जिसके नाम पर ये प्ले है वो तो बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जूलियस सीजर, though the name of the play is after Julius Caesar, मगर जूलियस सीजर इज नॉट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस प्ले। जूलियस सीजर इसका जो है वो नहीं है, मतलब इसका प्रोटैगनिस्ट नहीं है। मार्क एंटनी माना जाता है, या ब्रूटस को आप इसका जो है, ब्रूटस और मार्क एंटनी को बेसिकली जो है इसका वो माना जाता है कि सीजर इसका, जिसके नाम पर ये प्ले है वो इसका जो है वो प्रोटैगनिस्ट नहीं है। हाँ, लेट्स कम टू जो है उनके खूबसूरत से प्ले हैमलेट के बारे में अगर हम बात करें, तो जो जैसे कहना चाहिए कि भाई माना कि टी.एस. इलियट कहते हैं कि इस प्ले में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है और मकबेथ में है। हैमलेट को टी.एस. इलियट ने ही मोनालिजा ऑफ लिटरेचर भी कहा है, दैट इज इसको मोनालिजा ऑफ लिटरेचर कहा है। ठीक है जी। और अगर इसके सोर्सेस को देखते हैं, हैमलेट उनका सबसे लंबा प्ले है। और हैमलेट में विद एमलेथ
ये जो है सेक्सोग्रामेटिकस से लिया गया है। योर हैमलेट जो थॉमस किड के द्वारा लिखा गया है। योर इसमें जो वर्ड है ना, इसका मतलब है बिफोर, ठीक है जी। और उसके बाद स्पेनिश ट्रेजेडी जो कि किड की ही है, स्पेनिश ट्रेजेडी। और ये तीनों हैं इसके, एमलेट है, योर हैमलेट है, और स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड। तो वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेज ऑफ शेक्सपियर। हालांकि इसके ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि ये जो प्ले है ये इट लैक्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये टी.एस. इलियट ने कहा है कि इस प्ले में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब होता है कि जैसा हीरो फील कर रहा है ना, अगर आप प्ले पढ़ते हुए या देखते हुए हीरो जैसा फील करते हो तो इट मीन्स देयर इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और अगर आप हीरो जैसा महसूस नहीं करते हो, यू फील द अदर वे अराउंड, तो वो चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। तो हैमलेट जो है वो को माना जाता है कि दैट मतलब इट लैक्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। अब ये वैसे पर्सनल भी हो जाता है। इसके बाद एक इसके बारे में एक अच्छा सा वो बताती हूँ। एक जो इसके आपको एक पॉइंट जो है वो मैं बताना चाह रही हूँ, एंड दैट इज एक जर्नल है, ये है दैट इज हैमलेट स्टडीज। हैमलेट स्टडीज करके एक जर्नल है। और ये एक चीज ये देखिए कि मतलब शेक्सपियर कितने प्रसिद्ध हैं कि हैमलेट स्टडीज करके जो है एक जर्नल है, तो वर्ल्ड्स ओनली जर्नल, दुनिया का एकमात्र जर्नल है जो केवल एक सिंगल लिटरेरी वर्क को डेडिकेटेड है। हैमलेट स्टडी, इट इज द वर्ल्ड्स ओनली जर्नल दैट इज डेडिकेटेड टू अ सिंगल वर्क। और ये किसके द्वारा एडिट किया गया है? एंड द पर्सन इज R.W. देसाई। हैमलेट स्टडीज ये किसके द्वारा एडिट किया गया है? R.W. देसाई के द्वारा। तो बस आज मैं यहीं पे रोकती हूँ, बाकी का इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी तो ऑब्वियसली आप भी बोर हो जाओगे, है ना। लाइव में तो फिर भी इंसान बोर नहीं होता, मगर वीडियो में हो जाता है ना। लाइव में लेकिन इतना चीज़ कवर नहीं हो पाती। तो मैं इसके साथ ही अभी पूरा ट्रेजेडीज़ वाला जो पार्ट है उसको, और हिस्ट्रीज़ वाला पार्ट जो है उसको पूरा जो है कवर करूँगी। तो गिव मी सम टाइम एज वेल, क्योंकि बीच बीच में मैं और भी चीज़ें बताती रहती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई होप कि आप जो है अपनी तैयारी को शार्पन कीजिए। और ये जो समय है ना, ये समय जो है ना वेस्ट करने का नहीं है। वेस्ट करने से मेरा मतलब ये है कि ये समय बहुत ज़्यादा भटकने का नहीं है। अगर आपके पास सही चीज़ें हैं, सही चैनल आपको पता है, सही किताबें आपको पता है, सही प्रैक्टिस सेट्स आपको पता है ना, बार बार उन्हें ही करिए। अब बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत पड़िए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड मे गॉड ब्लेस यू। और जी आपको भगवान सद्बुद्धि जरूर, हर व्यक्ति को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। मैं तो अपने लिए भी कहती हूँ भगवान रोज मुझे सद्बुद्धि दे। वो बात अलग है कि इतनी सद्बुद्धि मुझे मिलती नहीं है, कभी कभी मैं बहक जाती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मेरे से ज़्यादा समझदार लोग जो हैं वो यूट्यूब पर हैं, जो मुझे देखते हैं, और मैं उनको थैंक यू भी करती हूँ। और भाई आप अपने ये समय जो है वो उसको सदुपयोग करने का। ओके, बाय बाय।